वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। कल के वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और साथ में ही हाइब्रिडाइजेशन के हमने ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट 2 टाइप्स देखे थे। कल के वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि किस तरीके से sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या फिर sp ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो ये विथ एग्जांपल्स हमने सभी ने स्टडी कर चुका है और अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं और उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम फिर से स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। उसी टॉपिक का हम कुछ कंटिन्यूएशन में स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन में आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ S, P एंड D ऑर्बिटल, S, P एंड D ऑर्बिटल। ठीक है, सो चलो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए। तो हमने पहला एग्जांपल जो लिया वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा, इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टडी कर सकते हैं और बाय टेकिंग अ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो मैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ वो एग्जाम्पल ले रही हूँ PCl5 का। तो किसका एग्जाम्पल लिया हमने? PCl5 का। बिफोर टेकिंग द एग्जाम्पल लेट मी टेल यू द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक तो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, फिर इसी के साथ में p क्या होंगे, p तीनों होंगे, राइट, px, py एंड pz, ये तीनों ऑर्बिटल और साथ में ही d ऑर्बिटल में यहाँ पर किसी भी d ऑर्बिटल का शेप नहीं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई करना कि कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ये थोड़ा हम नहीं बता पाते। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि भाई d ऑर्बिटल जो है वो इसमें पार्टिसिपेट। हमें पता है कि d ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशंस होते हैं। कौन कौन से ओरिएंटेशंस होते हैं d ऑर्बिटल के? d ऑर्बिटल के होते हैं dxy, dyz, dxz, फिर होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट में आता है dz स्क्वायर। तो ये 5 ओरिएंटेशन होते हैं हमारे d ऑर्बिटल के। सो ये जब तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जब ये तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब ये बनाते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इनका शेप कैसे होता है, जैसे सबका अपना अपना अलग अलग शेप है तो ये सभी एक दूसरे का शेप मिक्स करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और उसका जो शेप होता है, देखो आपको इस तरीके से इसको याद रखो, ये जो ट्राइंगल जो मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया ये ट्राइंगल होना चाहिए आपका एक प्लेन पे और यहाँ पर जो है एक ऊपर और एक नीचे। सो देखो यहाँ पर कैसे होगा, ये जो शेप हुआ ये ट्राइंगल हुआ। सो ट्राइंगल को हम इस तरीके से शेप दिखा देते हैं ऑर्बिटल्स के फॉर्म में और ये लोब के फॉर्म में हमने दिखा दिया है और साथ में ये हो गया है शेप इस तरीके से। ये कोई भी फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं है, हमें याद रखना है, ये कोई भी फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं, ये सिंपली है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इसका शेप क्या होगा? इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जब आप स्टडी कर रहे हो इसको तब आप देखो ध्यान से, तो ये ट्राइगोनल क्यों कहा है? क्योंकि ये जो ट्राइंगल जो है वो एक ही प्लेन पे है और अप एंड डाउन साइड में क्या है, उसके 2 लोब्स है। कंसिडर करो कि ये क्या है आपका, ये एक ट्राइंगुलर प्लेनर है, एक ऐसे ट्राइंगल शेप जैसे, और ये बाई पिरामिडल इट मींस एक अपसाइड है और साथ में एक क्या है, डाउनवर्ड साइड। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। ओके, तो चलो अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लेती हूँ PCl5।
ठीक है, हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, PCl5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, PCl5। अब फॉर्मेशन ऑफ PCl5 किस तरीके से होता है, सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस। तो चलो फास्फोरस का पहले एटॉमिक नंबर हम सबको पता है कितना होता है, 15 होता है। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद में आ जाएगा कितना है, 15 है, तो ये कितना 10 हो गया, 10 12 हो गया, अरे बाप रे ये तो ज्यादा हो गया। तो चलो इसको कम कर लेते हैं, कितना है, तो यहाँ 3p3 आ जाएगा, हो गया 15, यस। अब हम इसका सबसे पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सिर्फ मैं इन दोनों की बात करूंगी क्योंकि ये लास्ट शेल है और यही पार्टिसिपेट करेंगे। सो यहाँ पर देखो 1s2 ये हो गया, 2p3 इस तरीके से जो है इनके पास ये 3s ऑर्बिटल हो गया, ये 3p हो गया और 3 हमें पता है कि थर्ड इसमें d ऑर्बिटल भी रहता है, जबकि इसके पास ये d एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल है, इट मींस वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में यहां से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जाता है d ऑर्बिटल में। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सीधे सीधे d ऑर्बिटल में जा रहा है, इस तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन इस हो गया और फिर एक जाता है, सीधे पहुंच जाता है d ऑर्बिटल में। और जब ये सब लोग एक दूसरे के साथ में मिक्स होंगे तब इसे कहा जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, देखो कौन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, पहले s फिर p और फिर एक d। देखो d में से सिर्फ एक ही इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और वो फिर कौन सा शेप बनाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो मैं इसी सेम तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपको शेप बना के दिखाती हूँ, जो कि क्या होगा, एक ऐसे ट्राइंगुलर प्लेनर होगा और यहाँ पर नीचे ऐसे 2 इक्विलैटरल 2 क्या होंगे यहाँ पर, बाइपिरामिडल। ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है इसका दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको यहाँ दिखा दो इस तरीके से। ये क्या है, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखा दिए हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, इस देखो यहाँ पर आकर क्लोरीन एटम जो है आकर इस इनके साथ में इस तरीके से शेयरिंग करेंगे। क्या होगी यहाँ पर, ओवरलैपिंग और शेयरिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से ये ओवरलैप करेंगे और फिर इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो समझो इसको ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा, देखो P तो आ गया सेंटर में, फिर यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में कौन है, Cl 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 और साथ में यहाँ पर भी Cl है और यहाँ पर भी Cl है। देखो ये ट्रायंगुलर शेप है और इसीलिए इस शेप का नाम माना जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो जरा समझो इसको ध्यान से, पिरामिडल, चलो मुझे इसकी ओके स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब देखो एक ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जो शेप है, इसमें देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स है, ये जो कौन से बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ मैं, समझो इसको। यहाँ पर जो मैं बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, ये वाले बॉन्ड जो होते हैं जो ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे आते हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड जो हो गया, इन बॉन्ड्स को कहा जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड कहते हैं इसको, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से हुए, जो ट्रायंगल के कॉर्नर पे रहते हैं। कॉर्नर किसके कॉर्नर पे है, ट्रायंगल के, मतलब ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो PCl5 में कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स है इक्वेटोरियल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स है और 2 बॉन्ड्स जो है वो है एक्सियल बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड्स कौन से, एक्सियल। एक्सियल मींस बॉन्ड क्या होते हैं, ये और ये। एंड स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है जो हम क्लास 12th में भी पढ़ने वाले, वो ये है कि जब भी हम PCl5 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमने ये पहले ऐसा स्टडी किया था, बहुत ज्यादा जब पहले रिसर्च हुआ था तब ये बोला गया था कि भाई एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं इन PCl5, एक्सियल बॉन्ड्स आर लिटिल बिट लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये पहले स्टडी किया गया था, बट
बट उसके बाद में NMR से स्टडी हो गया है और बहुत सारे स्टडीज हुए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो बॉन्ड जो रहते हैं सबके बॉन्ड लेंथ कैसी है, इक्वल है। तो जब भी हम PCl5 की बात करते हैं तो हमें इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो आई होप आपको ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर अपनी जो नोट्स कॉपी आप बनाते हैं उस नोट्स कॉपी में। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें इन्वॉल्व है sp एंड d ऑर्बिटल्स। सो नेक्स्ट कौन सा है, देखो हमने क्या कहा, sp3d2। sp3d2 में 1s ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है, ये कौन सा है, s ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर हम देखते हैं p तीनों आ जाएंगे, px py एंड pz, ठीक है। ये कौन से p ऑर्बिटल्स हो गए, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे इसमें, और साथ में ही d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। हमने जो पहले देखा था sp3d1 में, वहां पर कौन सा ऑर्बिटल होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो और लिख के रख लो। वहां पर sp3d और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, उस हाइब्रिडाइजेशन में हम जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व करते हैं वो होता है dz², ओके। और यहां पर जो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं वो होता है dx² - y² एंड dz²। ये जो दो ऑर्बिटल्स है, कितने, टू ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो दो ऑर्बिटल्स ये होते हैं। चलो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। जब ये तीनों sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जाएंगे तब हम ये देखेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में वो किस तरीके से शेप बनाते हैं। तो ये जो शेप बनाएंगे उस शेप को देखो, इन सबका शेप डिफरेंट है, तो किस तरीके से बनाते हैं, ये शेप जो बनाते हैं ये शेप होता है इनका ओक्टाहेड्रल। कौन सा शेप होता है, ओक्टाहेड्रल शेप। ओक्टाहेड्रल शेप में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक, पहले हमने ट्रायंगुलर प्लेनर देखा था और यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेनर है, और ये बाइपिरामिडल, ऊपर और नीचे जो है इसमें क्या होता है, देखो ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है। एक्चुअल में कौन सा शेप बन रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप, ये बना रहा है ऑक्टाहेड्रल शेप। और इसी शेप कि जब भी कोई मॉलिक्यूल का हम स्टडी करेंगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। और हम इसको इस तरीके से, मतलब हमने क्या बताया कि भाई ये जो ऊपर और नीचे जो बाइपिरामिडल जो है वो तो है ही, बट ये चार जो होंगे लोब्स इस तरीके से एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में इन्वॉल्व होंगे। सच शेप को कहा जाता है ऑक्टाहाइड्रल शेप। अब चलो देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल लेके। अगर अब मैं बात करती हूँ, अगर एग्जाम्पल के लिए स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ SF6 मॉलिक्यूल की। किसकी बात कर रही हूँ मैं, SF6 मॉलिक्यूल की। अब देखो SF6 में अगर ये सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर, तो इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर उसके बाद में आ जाएगा कितना हो गया, देखो 10 हो गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसका अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं इन दोनों के लिए ही देखूंगी। इन दोनों के लिए कैसे होगा, ये 3s है, फिर उसके बाद में 3p में 4 है, तो हम इस तरीके से 4 दिखा सकते हैं। और 3d जो है ये वेकेंट है, 3d, और ये हो गया है 3p। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा जा रहा है 3d में जा रहा है, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है 3d में, एक्साइटेड स्टेट में। और फिर ये सबके सब अंडरगो होते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। किस पे आते हैं ये, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये अपने आप का जो शेप जो है हम इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो हमने एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हमने बना लिया है, इसमें ये इस तरीके से इसका शेप बनाएंगे हम, ये इस तरीके से हम शेप बनाते हैं इसका, और साथ में एक बॉन्ड अपसाइड रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा, और इसके शेप के अकॉर्डिंगली, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इसको कहते हैं, ये बॉन्ड होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अब जो हमारे पास SF6 जो है, इट मीन्स यहाँ पर हर एक के पास
एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिएक्ट करता है, F के साथ, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओवरलैप करेगा F के साथ, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और हमारे पास में रेडी रहता है SF6 मॉलिक्यूल जिसका शेप होता है ऑक्टाहाइड्रल। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको फिर से अच्छे से समझ में आ रहा है और आपने इन सबको अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके रखें। सो स्टूडेंट, अब हम आते हैं हमारे लास्ट इन्वॉल्वमेंट वाले हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखो कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ये s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल इन शेप है, उसके बाद में px py, ये देखो ये कौन सा हो गया आपका, px हो गया है, उसके बाद में हम py भी दिखा सकते हैं और साथ में pz भी दिखा सकते हैं। ये मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमेशा बनाती हूँ, py और pz। अब जो d ऑर्बिटल की हम बात करें, किसमें, d ऑर्बिटल, और यहाँ पर आप देख सकते हो d ऑर्बिटल 3 इन्वॉल्व है, तो ये जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो होते dx y, साथ में dyz एंड dxz। और हमें पता है स्टूडेंट कि सबका शेप डिफरेंट है, ये क्या है, dxz है, ठीक है। सो अब ये क्या होते हैं, सभी लोग आपस में कंबाइन होकर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं उसका शेप देखो कैसा होता है। मैं पहले शेप का नेम लिख देती हूँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कौन सा शेप होता है इनका, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल मींस कैसे हुआ, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। चलो देख लेते हैं अभी। अब ये पेंटागन है, सबसे पहले तो बाइपिरामिडल है, इट मींस जो भी मिडल में रहेगा तो एक अपसाइड और एक डाउन साइड तो है ही। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा शेप बनाना है जो कि पेंटागन के फॉर्म में हो। तो देखो पेंटागन के फॉर्म में बनाने के लिए मैं पहले इस तरीके से बनाती हूँ, है ना, इस तरीके से बनाती हूँ ताकि वो पेंटागन का शेप आ जाए। देखो ये ऐसे आ गया, पेंटागन हो गया, ये ध्यान से समझो इस शेप को, नहीं तो ये शेप ही नहीं समझ में आता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हो गए हैं और इसीलिए ये पेंटागन का शेप है, और ये बाइपिरामिडल, इट मींस फ्रॉम अपसाइड एंड डाउनवर्ड साइड। सो ये देखो ये इस तरीके से हम इसका शेप बनाएंगे, फिर आप इसको इस ऐसे लोब्स बना लीजिए इसके यहाँ तक के। ओके, ये लोब्स हो गए हैं, यहाँ पर भी लोब्स आ गए हैं, ये ऐसे देखो इस तरीके से ये लोब्स पूरे आ गए हैं, और इस शेप को कहा जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और जब आप इसको स्टडी करोगे तो इन सब के जो बॉन्ड एंगल्स जो होंगे वो भी हमें अच्छे से स्टडी करने हैं। तो बॉन्ड एंगल्स की जब हम बात करें तो इसका डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स होता है, जैसे कि जब अगर आप वर्टाइसिस पे देखोगे तो वर्टाइसिस पे 72 डिग्री का एंगल ये बनाते हैं। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, चलो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में हमने जो देखा वो हो जाएगा चलो इसमें एग्जाम्पल IF7 ले लेते हैं। कौन सा लिया हमने, IF7 ले लिया है। अब देखो IF7 का जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये देखो, आपको बस ध्यान क्या रखना है कि पेंटागन बनना चाहिए हमारा। क्या बनना चाहिए, पेंटागन। जैसे F ये दोनों तरफ हो गया है, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ये ऐसे देखो, ये इस तरीके से हमने इसका पेंटागन जो है ऐसा बना लिया है, ठीक है। तो ये हो गया है इसका पेंटागन, जहां पर हम इस ऐसे मॉलिक्यूल्स भी दिखा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली उसके बॉन्ड्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट जब आप इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो इसका हमें शेप ड्रॉ करते आना चाहिए, और शेप जो होता है वो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो हमने जितने भी इसके शेप्स देखे हैं, किस के शेप देखे हमने, sp3d1, sp3d2, sp3d3, इन सब के शेप्स देखे। और इन्हीं शेप्स में आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि हर बार उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, उससे अच्छा हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है,
उस शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो वो शॉर्ट ट्रिक अभी हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ में उसको सॉल्व करेंगे। है हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी आयन या फिर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है आपको, और इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कैलकुलेट क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब x की वैल्यू देखो, समझो थोड़ा सा ध्यान से कि x की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है, आ रहा है समझ में? x की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। x की वैल्यू अगर 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। x की वैल्यू अगर 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर x की वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अगर x की वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अगर x की वैल्यू 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। अगर x की वैल्यू 8 आती है, 8 तो है ही नहीं, तो इट मींस 2 से लेके 7 तक के हमें स्टडी करना है। और ये बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, जब भी हम कोई भी अभी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देंगे, अब अभी तो जैसे हमें सबको पता है कि अभी तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, सो इस वक्त पे आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ट्रिक और आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, चलो प्रैक्टिस करते हैं। हमने सबसे पहले बहुत ही इजी एग्जाम्पल लिया ताकि हमें समझ में आए। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करना है 1/2। अब ये क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसकी बात हो रही है, कार्बन की बात हो रही है। कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, और इसीलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम का मतलब हुआ कि उस एटम के ऊपर -1 +1 चार्ज होना चाहिए, मतलब 1 चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कितना होता है, ये प्लस होता है तो इसीलिए +4 हो गया। कोई भी कैटायन, C स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर C का मतलब क्या हुआ, कैटायन, और यहाँ पर क्या हुआ, एनायन, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको -0 + 0 कहेंगे। फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आंसर आता है 4। अगर 4 आंसर आया तो जल्दी से देख के बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। चलो अब इसका देखते हैं OF2। हमने थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लिया अभी, OF2 में 1/2, फिर उन्होंने क्या कहा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, प्लस ये कितना है, F नेगेटिव होता है, मोनोवैलेंट है, इसीलिए मैं यहाँ लिखूंगी 2। कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए -0 + 0। और फाइनली आप देखोगे इसका आंसर भी आएगा 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आ रहा है समझ में? ये सभी की प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हो। अब आते हैं BF3 के तरफ। बोरॉन का कितना होता है 5, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, सो 1/2 3 प्लस क्या कहा उन्होंने, मोनोवैलेंट एटम 3 अटैच्ड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए इनकी वैल्यू 0 आएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ गया है 3। आंसर 3, इट मींस BF3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है BF3 में। ठीक है, अब देते हैं SF4। अब SF4 को मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेती हूँ ताकि हमें इसको सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर स्पेस नहीं हो रही है, F2, और यहाँ पर मैं लेती हूँ XeF4 और XeF6। हम सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सल्फर मीन्स होता है 16, हो गया, सल्फर मीन्स क्या हुआ 16। अभी हम लिख के देख सकते हैं 16, इट मीन्स 2 8 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 1/2 6 प्लस F निगेटिव मोनोवैलेंट है इसीलिए 4 -0 + 0। अब सब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि -0 + 0 क्या है।
मैं जो है मैं ये इसके ऊपर चार्ज देख रही हूँ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना कैटायन है ये ना ही एनायन है, इसीलिए मैं कोई चार्ज नहीं लिखूंगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, और 5 आंसर आया तो SF4 का होगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब हम आते हैं XeF2 के तरफ। देखो XeF2, अब इसमें देखो यहाँ पर भी 1/2, अब हमें Xe है, नोबल गैस है तो इसका तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता ही है, कितने होंगे 8, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 8 है, और यहाँ पर देखो कितने अटैच्ड है, 2 अटैच्ड है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए हम 0 लिखेंगे। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 5। इट मीन्स इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो ज़ेनॉन के ही कुछ कंपाउंड्स है। देखो ज़ेनॉन के ही कुछ कंपाउंड्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा ये, तो यहाँ पर आ गया 8, कितने अटैच्ड है 4, कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए -0 + 0, तो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पर आंसर 12 और 6। इट मीन्स ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका, वो हो जाएगा sp3d2। ये हम क्लास 12th में जब हम p ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब देखो ये XeF4, XeF6, इसमें भी सेम हम करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर 6 है तो मैं यहाँ 6 लिख लेती हूँ, 0, और ये भी 0 आ जाएगा, 1/2 × 14, इट मीन्स 7, और 7 जैसे ही आया हमें पता चल गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। सो स्टूडेंट, इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और मुझे ऐसा लगता है आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं कुछ आयंस की तरफ, आयंस को सॉल्व करते हैं। अब आयंस में कौन है, यहाँ पर देखो मिडल में है नाइट्रोजन, मिडल में नाइट्रोजन है, तो हमने नाइट्रोजन का देखा तो नाइट्रोजन में का 7 है, तो मुझे पता चला कि भाई 5 जो है इसके क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चलो लिखो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब देखो ऑक्सीजन जो है वो मोनोवैलेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर O2 नेगेटिव चार्ज होता है और इसीलिए ये नहीं है, और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, माइनस ये कैटायन है या एनायन है, ये एनायन है तो कैटायन में भी 0 आएगा, प्लस एनायन पे चार्ज कितना है 1, इसीलिए +1, और जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे पता चलता है ये 6 और कट के आंसर आ जाएगा 3। इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर और क्लियरली एक बार और स्टडी कर लेते हैं। आई होप आप सभी ने ये इन सभी को नोट डाउन करके रख लिए। वहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, चलो इसीलिए हम इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, CO3 2 नेगेटिव। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कितना होगा 1/2, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। ये कौन सा है, एनायन है, एनायन है तो मैं कैसे करूंगी यहाँ -0, प्लस कितना चार्ज है इसके ऊपर 2। आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, और अगर 3 आंसर आया है तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक कैटायन वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, वो हो गया NH4 पॉजिटिव। चलो अब NH4 पॉजिटिव के बारे में देखते हैं हम। NH4 पॉजिटिव में सेंट्रल में कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इट मीन्स 1/2, नाइट्रोजन है 5, प्लस अब देखो मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है, कितने हैं 4, तो मैंने 4 लिख दिया, माइनस कैटायन कितना चार्ज है इसके ऊपर 1, तो 1, और कोई एनायन है क्या, नहीं है, तो इसके लिए +0। अब जब आप इसको सॉल्व करो देखो कितना आंसर आ रहा है 1/2 × 5, तो आ गया 8, कैंसल होके 4 आ जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सो स्टूडेंट ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप सभी को इस ट्रिक को अप्लाई करना है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो स्पेसिफिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका शेप क्या है, और शेप हम किस पे बेसिस पे डिसाइड करते हैं, हम उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आज का भी वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप सभी ने इसके मेन पॉइंट्स नोट डाउन भी कर लिए होंगे, और अगर जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। टिल द टाइम वॉच ऑल द वीडियोस, डू योर स्टडी, एंड थैंक you so much students.